हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही इमोशनल मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ब्रदर ऑफ द ईयर। यह फिल्म साल 2018 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मैंने 6000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ इसे पूरा करवा देना। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। नाउ विथ नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम सनी नाम के एक बंदे को देख पा रहे थे जो एक बार में डांस कर रहा था और वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसके साथ वो अपने घर आ जाता है और वहाँ वो दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। पर तभी घर पे सनी की छोटी बहन जेन आ जाती है जो जापान पढ़ने के लिए गई थी और उन दोनों को साथ देख वो सनी पे नाराज़ थी। और जब सनी उस लड़की को बाहर छोड़ने जाता है तभी जेन दरवाज़ा बंद कर देती है एंड एज अ पनिशमेंट सनी को पूरी रात बाहर सोना होगा। और सनी गाड़ी के अंदर लेट जाता है जहाँ वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था कि जब वो छोटा था तो उसे एक भाई चाहिए था जिसका नाम उसने जॉन रखने का सोचा, पर मिली तो उसे बहन जेन जो उसे 5 साल छोटी थी। और जेन के आते ही उसकी मदर अंकल सभी उससे दूर हो गए क्योंकि छोटे बच्चे पे सब ज़्यादा ध्यान देने लगे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों भाई बहन बड़े हो गए और जहाँ सनी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था तो वहीं जेन एक टॉपर। और उनकी मम्मी जेन से बहुत खुश रहती पर सनी से बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बात सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं बल्कि जेन स्पोर्ट्स और सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फर्स्ट आती, वही बेचारा सनी सब में पीछे ही रहता। फिर जब वो दोनों एडल्ट हो गए तब जेन को बैंकॉक पढ़ाई के लिए आना था तो मदर ने डाउन पेमेंट कर इस घर को उन दोनों के नाम करवा दिया। और फिर कई महीनों तक दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते साथ रह रहे थे जहाँ सनी जेन की सारी बातें मान रहा था पर न वो उनकी मदर को कंप्लेन कर देती और इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुका था। पर फिर एक दिन फर्दर स्टडीज़ के लिए जेन को जापान जाना पड़ा और उस पूरे वक्त के लिए सनी मज़े में ज़िंदगी जी रहा था। पर आज जेन वापस आ चुकी थी और सनी की लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब सुबह हो जाती है और जब जेन हॉल में आती है तो उसे वहाँ कपड़े से ढका हुआ कुछ दिखता है और कपड़े को हटाते ही उसे पता चलता है अंदर जूठे बर्तन रखे थे। यानी महीनों से सनी ने घर की साफ सफाई नहीं की थी। इवन उनके बाथरूम में उसने आउल लेकर रखा था खुद से बात करने के लिए। और ये सब देखते ही जेन जोरों से चिल्ला रही थी एंड तभी वो याद करती है बचपन से ही वो एक परफेक्ट बड़ा भाई चाहती थी जो उसे प्रोटेक्ट करे, उसके साथ खेले, उसे देख ऐसा लगे कि वो बड़ा मैच्योर हो। पर सनी इन सभी चीज़ों में फेल था और तो और 5 साल बड़े होने के बावजूद भी वो जेन के क्लास में ही था फेल होने के कारण। एंड इन सभी चीज़ों से जेन बहुत उदास थी क्योंकि सनी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे वो बड़ा लगे, सिवाय इसके कि जब जेन किसी लड़के के साथ होती तब वो एकदम हीरो जैसा बनकर आता, ये मेरी बहन है इससे दूर रहो। और बाकी के टाइम वो इग्नोरेंट था, मतलब वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने काम के लिए रेडी होते हैं। जहाँ जेन ने खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था वह सनी के लिए नहीं, तो वो खाना कच्चा खा जाता है और काम के लिए निकल चुका था। वहीं जेन आज पहले इंटरव्यू के लिए गई थी एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और उसका इंटरव्यू लेने जो 2 शख्स थे वो जापानीज थे। एंड क्योंकि जेन जापान से आई थी वो उनसे अच्छे से दोस्ती कर लेती है और उसे जॉब भी मिल चुकी थी, तो इसी खुशी में उन दोनों इंटरव्यूज़ में से एक जिसका नाम मोजी था वो जेन को एक बेसबॉल मैच के लिए पूछता है। और वह हम साफ तौर पर देख पा रहे थे मोजी और जेन को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर बेसबॉल के वक्त पहले 2 बॉल्स में तो जेन आउट हो जाती ही है, पर थर्ड बॉल में जेन होम रन मारती है जिसे देख मोजी काफ़ी हैरान था। एंड शाम को वो दोनों स्टेडियम में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे जहाँ दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स थी जिन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ उन दोनों को एक दूसरे के कुछ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। वहीं अगले दिन सनी जो एक ब्रांड मैनेजर था वो अपने टीम के साथ एक क्लाइंट को अटेंड करने जाता है और वो क्लाइंट कोइंसिडेंटली मोजी ही था। और वहाँ बिना जाने कि मोजी उसकी बहन का दोस्त है वो दोनों काफ़ी बातें कर रहे थे। एंड तभी जेन मीटिंग में आ जाती है जब वो दोनों भाई बहन एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और ये बात पूरी ऑफिस देख हैरान था, तो जेन बता देती है कि ये मेरा भाई कुची है। दरअसल जेन ने सनी को स्कूल टाइम पे कुची निकनेम दिया था जिस नाम से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एंड अब ये बात ऑफिस में भी फैल गई थी। फिर सनी प्रेजेंटेशन देता है जो जापानीज क्लाइंट्स को उतनी पसंद नहीं आती, पर वो डील के लिए तैयार थे, सिर्फ सनी की कंपनी को कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। वहीं ऑफिस के बाद जेन और मोजी साथ घूमने जाते हैं
जब मोजी जेन से बोल रहा था कि वो उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रही। पर जेन अपने इनटॉलरेंट भाई को इन सब में इन्वॉल्व करना नहीं चाह रही थी। पर तभी दूर से सनी उन्हें देख लेता है, पर इससे पहले उस लड़के को देख सके जो जेन के साथ था, जेन वहाँ से जा चुकी थी और सनी गाड़ियों के कारण रोड क्रॉस भी नहीं कर पाता। पर फिर घर पे वो जेन का मजाक उड़ा रहा था कि वो भी लड़कों के साथ मजे करती है। इसमें जेन उसे सनी की एक्स गर्लफ्रेंड की फेसबुक पोस्ट दिखा रही थी जहाँ उसने सनी की पब्लिकली इंसल्ट की थी। तो अगले दिन सनी बदला लेने अपनी मदर को बता रहा था कि जेन ने कुछ ही दिनों में एक जापानीज बॉयफ्रेंड बना लिया और उसे ये बोलकर लग रहा था कि मदर उस पर गुस्सा होगी। बट इंस्टेड वो जेन की तारीफ करती ही है कि वो कितनी स्मार्ट है और ये बात सनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर दोबारा से उसे कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना पड़ता है और इस बार कंपनी के हेड भी इसमें शामिल थे जो प्रेजेंटेशन को देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं और उन्हें एक नया स्टोरी बोर्ड चाहिए था। दरअसल ये एक जापानीज डिटर्जेंट पाउडर कंपनी थी जिस एडवर्टाइजमेंट के लिए सनी जैसे लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन सनी का ऐड उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उस ऐड को देख उन्हें अपने कॉम्पिटिटर की याद आ रही थी और फ्रस्ट्रेशन में सनी अपने दोस्त से कह रहा था अब अगर इन्होंने इसे सिलेक्ट नहीं किया तो मैं इस ऐड को इनके कॉम्पिटिटर को ही बेच आऊँगा। और ये कहते हुए मोजी उसे सुन लेता है एंड कंपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक सनी को ये टीम छोड़नी होगी तभी उसकी कंपनी से वो डील करेंगे। लेकिन तभी सनी एक आइडिया लगाता है और वो मोजी को धमकी दे रहा था अगर उसने सनी को टीम से हटाने की बात की तो जेन उसे छोड़ देगी। और वहाँ सनी लंबी लंबी फेंक रहा था जिससे डर मोजी माफ़ी मांगता है और वो ये भी कहता है ये बात अब सीक्रेट रहेगी उनके बीच। और तभी अचानक ऊपर से मिस्टर साइटो यानी कंपनी के हेड ये बात करते मोजी को सुन लेते हैं और वो उसके इस एटीट्यूड को देख अगले महीने उसे दोबारा जापान भेजने वाले थे क्योंकि थाईलैंड में रहते रहते वो अपने प्रिंसिपल्स को भूल चुका था। फिर कुछ देर बाद शाम को मोजी ये सारी बातें जेन को बता रहा था कि शायद वो दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे और जेन इस बात के लिए सनी से बहुत गुस्सा थी। फिर एक लास्ट फेयरवेल के तौर पर जेन और मोजी बेसबॉल खेल रहे थे जब मोजी उसे ग्लोव के अंदर डायमंड रिंग छिपा कर देता है और वहाँ वो उसे प्रपोज कर रहा था शादी के लिए। पर जेन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसे लग रहा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी स्ट्रांग नहीं रह पाएगा और वहाँ वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इन दोनों की आंखें उस वक्त नम थी। वहीं अगले दिन जेन अपनी कंपनी की ओर से सनी की कंपनी को एक मेल भेजती है कि ये डील तभी पूरी होगी जब सनी टीम से हट जाए क्योंकि सनी ने पॉलिसीज वायलेट किए थे और उस पर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। तो सनी को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और सारे लोग सनी का मैसेंजर ग्रुप में मजाक उड़ा रहे थे जो बात सनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि इन सब में मोजी की गलती है और फिर खुद का माइंड शांत करने वो डियर जो कि उसकी ऑफिस कलीग थी उसके साथ बार में ड्रिंक्स करने जाता है जहाँ वो दोनों साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। एंड वहाँ सनी डियर को अपने और जेन के बारे में सब कुछ बता रहा था कि वो बचपन से बेस्ट है और सनी कुछ भी नहीं। इसमें डियर पूछती ही है क्या वो जेन से नफरत करता है तो सनी कहता है बिल्कुल नहीं, बस जेन के सामने होने से वो खुद को इन्फीरियर मानता था। फिर कुछ देर बाद ज़्यादा नशे करने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है तो डियर उसे घर तक छोड़ आती है जहाँ जेन उसे देख माफ़ी मांग रही थी अपने भाई के बर्ताव के लिए। पर डियर जेन से पूछती है आखिर तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, क्योंकि तुम हमेशा फाइट करते रहते हो। तो जेन वहाँ उसे सब कुछ बता रही थी। वहीं अगले दिन जब सनी सुबह उठता है तो उसे वहाँ एक नोट मिला था जो जेन का था जहाँ वो उसे हॉस्पिटल बुला रही थी उसे पिकअप करने के लिए क्योंकि जेन की आज लेसिक सर्जरी थी। पर सनी वहाँ जाना भूल जाता है और जेन वहाँ बैठे इंतजार कर रही थी क्योंकि वो अकेले घर नहीं जा सकती, उसके आंखों में पट्टियाँ लगाई गई थी। पर तभी वहाँ मोजी आ जाता है और वहाँ वो उसे घर ले जाने के लिए आया था एंड उसे देख जेन माफ़ी मांगती है अपने पिछले बर्ताव के लिए। दरअसल वो भी उससे प्यार करती थी, बस शादी के बाद वो दूर रहना नहीं चाहती। जिसमें मोजी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस कंपनी को छोड़ अब यहीं रहूँगा और कोई नई जॉब ढूंढ हम साथ रह पाएंगे। यानी मोजी जेन के लिए कुछ भी करने को तैयार था, उसके लिए बस जेन का साथ मायने रखता था और इस बार जेन उस रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगले दिन शाम को मोजी जेन को अपनी मदर से मिलवाने ले जाता है और वहीं जेन की ओर से उसका भाई सनी आया था और वहाँ उन सभी के बीच डिस्कशन होने वाली थी मोजी और जेन के शादी के बारे में। पर सनी वहाँ बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। इवन वो मोजी के परिवार से 10 लाख के अमाउंट का डिमांड करता है एज डाउरी, तभी वो शादी होने देगा। इस बात से जेन को बहुत गुस्सा आ रहा था,
पर मुझे इस अमाउंट को देने के लिए भी राजी था। और फिर वो बताता है शादी के बाद वो दोनों जापान चले जाएंगे साथ रहने, ये उनका फाइनल डिसीजन है। लेकिन ये सुनते सनी जेन को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जेन को दूर जाने नहीं देना चाह रहा था, जिससे पूरे रास्ते जेन उसे भड़कती है। पर सनी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जापान में पढ़ाई करना और पूरी ज़िंदगी बिताना दोनों बहुत अलग हैं। बट जेन उसे नाराज़ थी और वो उसे पूछती है आखिर तुम मुझे जापान जाने क्यों नहीं देना चाहते। तो सनी कहता है वहाँ सब कुछ तुम्हें खुद से ही करना होगा। और ये सुन जेन कह रही थी यहाँ रहकर भी सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, लॉन्ड्री से लेकर क्लीनिंग तक सब मैं ही करती हूँ। जिसपे सनी कहता है मैं तुम्हें फिक्र करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन जेन बोलती है तुम मेरी नहीं बल्कि खुद की फिक्र करते हो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारी मेड चली जाएगी, राइट, इसलिए तुम मुझे रोक रहे हो। एंड वो इतना बोलकर भी नहीं रुकती और वो ये भी कह देती है अब से हम दोनों साथ नहीं रह सकते। इस घर की शुरुआत से लेकर आज तक सारा रेंट मैंने खुद ही पे किया है, तुमने बड़े भाई होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया, तो प्लीज़ चले जाओ। और ये सारी बातें सनी का दिल तोड़ देती है और वो इतनी इंसल्ट वो भी अपनी छोटी बहन से बर्दाश्त नहीं कर पाता। वहीं अगले दिन जेन की शादी मोजी से तय हो जाती है क्योंकि इस बार मदर ने खुद शादी की परमिशन दी थी और वो दोनों अब बहुत खुश थे। वहीं सनी अकेले में सोचता है कि वो मोजी की मॉम से माफ़ी मांगेगा अपने बर्ताव के लिए, पर वो जा नहीं पाता। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। उस शाम वो अपनी इकलौती दोस्त डियर के साथ दोबारा बार में जाता है जहाँ उसे लग रहा था डियर भी उसे पसंद करती है, तो वो उसे किस करने जाता है, पर डियर उसे खुद से दूर कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने सनी से कभी प्यार नहीं किया था, वो तो बस उसे अपना खास दोस्त मानती थी, पर अब वो भी नहीं। फिर अगली सुबह ऑफिस में वो ड्रिंक्स पी रहा था सबसे छिप कर, बट तभी कंपनी के नए क्लाइंट उनकी बॉस उसे ड्रिंक्स पीते देख लेते हैं और ये देख बॉस उसे काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि पहले से उसकी रेप्यूटेशन डाउन चल रही थी। एंड अब 1 महीने के बाद सनी को यहाँ काम छोड़ना पड़ेगा और इस कारण वो बहुत उदास था। वहीं दूसरी तरफ जेन की शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही थी एंड जब वो डियर को इन्विटेशन कार्ड देने आती है तो वहाँ वो डियर से एक हेल्प मांग रही थी। और अगले ही पल जब डियर और सनी की मुलाकात होती है तब डियर उसे एक नई कंपनी की सजेशन दे रही थी जहाँ उसे जॉब मिल सकती है। और इस बारे में जेन ने ही डियर को बोलने को कहा था कि वो अपने तरफ से उसे ही ऑफर दे। और सनी को लगता है कि डियर उसके लिए इतना सोच रही है तो उसे शुक्रिया कह रहा था। वहीं जेन घर पर सब सामान पैक कर रही थी और जब वो ऊपर वाले फ्लोर के रूम पे जाती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि ये वही कमरा था जब बचपन में दोनों भाई बहन साथ सोते थे, पर अब दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे और आने वाले दिनों में वो और दूर होने वाले हैं। फिर अगले दिन जेन की मदर बैंकॉक आ जाती है अंकल के साथ और वहाँ जेन और मोजी की कई सारे फोटोशूट्स हो रहे थे। और फिर एक शाम सभी परिवार साथ बैठ खाना खा रहे थे, पर वहाँ मिसिंग था तो सिर्फ सनी। और जेन वहाँ खुश तो थी पर हर पल वो अपने भाई को मिस कर रही थी। ये सोच काश वो भी यहाँ उनके साथ होता। वही सनी को भी एक नई जॉब मिल जाती है जो उसे डियर ने सजेस्ट की थी। फिर कुछ देर बाद सनी से मिलने जेन आती है जहाँ वो उसे गिफ्ट देकर बोल रही थी इसे तुम अपनी ओर से मोजी की मदर को दे देना। और वहाँ उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है जहाँ सनी बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे एक नई जॉब मिल चुकी थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि यह सब उसकी बहन का कमाल है। फिर जेन उसे माफ़ी मांगती है अपने बुरे बर्ताव के लिए और वहाँ वो दोनों साथ बैठ बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। जहाँ जेन पूछती है मैं कुछ दिनों में जापान शिफ्ट हो जाऊँगी, पर मुझे डर लग रहा है क्या सब कुछ सही होगा। इस पर सनी बोलता है बिल्कुल, और अब तुम्हारे साथ तो मेरे ब्लेसिंग्स भी रहेंगे, भले तुम्हें इनकी ज़रूरत ना भी हो। पर ये सुन जेन कह रही थी किसने कहा, तुम मेरे लिए फादर फिगर हो और तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हो जितना तुम जानते भी नहीं। अब उन दोनों के बीच सुलह हो चुकी थी। फिर अगले दिन सभी लोग शादी वाले होटल के निकल जाते हैं और सनी फिलहाल घर पर ही था। एंड जब वो अपने फ़ोन को चार्ज में लगाने जाता है तभी वो जेन के फ़ोन को देख पा रहा था जहाँ उसी कंपनी के हेड के मैसेजेस थे जिसने उसे जॉब पे रखा था। और उन्हें पर सनी समझ चुका था ये सब कुछ जेन का ही किया हुआ है, मतलब ये जॉब भी उसे उसकी काबिलियत में नहीं मिली। और अब सनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जेन अब भी उसे बच्चा समझती है। शाम को शादी के वक्त वो वहाँ नहीं जाता क्योंकि आज उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी और वो अपने दोस्त के साथ नदी किनारे बैठा था, बट वो किसी भी हाल में शादी को अटेंड नहीं करता। वही जेन और मोजी की शादी पूरी हो जाती है, बट एक सेरेमनी अब भी बाकी थी
जहाँ जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग उसे अपनी फैमिली के लिए एक लेटर पढ़ना होगा और ये लेटर जेन ने अपने दिल से सभी परिवार वालों के लिए लिखा था। और वहाँ वो सबसे पहले अपनी मदर, आंट और बाकी सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है उसकी ज़िंदगी में होने के लिए। और जब बारी कुची यानी उसकी प्यारी भाई सनी की आती है तो वो पहले थम जाती है और फिर वो कह रही थी, आज मेरा लाइफ पार्टनर एक हाफ जापानीज शख्स है, मोची। पर पता है मुझे जापानीज चीज़ों में इंटरेस्ट किसकी वजह से आया? मेरे भाई सनी की वजह से। वो कभी परफेक्ट तो नहीं था, नहीं वो वैसा था जैसा मैं चाहती थी, पर इसके बावजूद भी हम दोनों भाई बहन हैं और मैं उसे हमेशा प्यार करती रहूँगी। और ये कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है, पर वही सनी पूरी रात अपनी गाड़ी में ही बैठा गुजार देता है। और वो डायरेक्ट अगली सुबह आता है जब मदर उसे देख बता रही थी, देखो तुम्हारी बहन ने अब ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। पर ये सुन सनी जेन से कहता है, पहले जॉब, फिर वो गिफ्ट और अब ये। मैं जानता हूँ तुम्हारी नज़र में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, पर यह बात मेरे लिए शर्मनाक है कि मेरी छोटी बहन मेरे लिए जॉब ढूंढते फिरे। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था मेरे लिए कुछ करो। ज़्यादा होता तो मैं सड़क पे सो जाता, लेकिन मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगता। मैं जानता हूँ हमेशा से तुम मुझे नाकारा निकम्मा समझती हो, और मैं ये हूँ भी। मैं एक लूज़र हूँ जिस पे किसी को भी कभी गर्व नहीं हो सकता। पर आज मैं जो भी हूँ मैं खुश हूँ, और तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ जो होगा मैं उसे डील कर लूँगा। और अगर तुम मुझे अपने भाई होने के केपेबल नहीं मानती तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है हमारे बीच किसी रिश्ते की। और वो वहाँ से चला जाता है। एंड ये बात सुन जिनको हद से ज़्यादा बुरा लगा था। वो कभी ये बात समझ ही नहीं पाई कि उसकी बातों का सनी इस कदर बुरा लगा लेगा कि उसे छोड़कर चला जाए। वो जेन जापान के निकल रही थी और वो एक आखिरी बार सनी को अलविदा बोलने जाती है, पर सनी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। फिर जापान में कई दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और धीरे धीरे जिनको आदत हो गई थी वहाँ के लाइफस्टाइल की, वहाँ मोजी और जिनका पहला बच्चा एक बेटा होता है जिसे देख सभी परिवार वाले बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ सनी अब एक बार में काम करता था और जिस लड़की से सालों पहले उसकी शादी होने वाली थी आज वो अपनी लाइफ में खुश थी एंड उसकी एक खुद की फैमिली होती है। और वहीं सनी अब भी अकेला था, पर अकेले होने के कारण वो बाकी सारे काम करना सीख चुका था और वो अब एक जिम्मेदार बंदा बन चुका था। लेकिन उसके लिए कई सारे डिसीजंस की वजह से उसके हाथ से बहुत कुछ दूर चला गया। उसकी बहन, उसकी फैमिली, उसकी लवर और उसकी नौकरी भी। और ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात डियर से होती है जो उससे पूछ रही थी जेन जापान में कहाँ रहती है, पर सनी को उसका कोई आइडिया नहीं होता। और ये सुन डियर कहती है, सीरियसली तुम अपनी बहन से इतने सालों में एक भी बार नहीं मिले? तुम सच में एक अजीब बंदे हो। और वहाँ वो एक बचपन की स्टोरी बताती है जो जेन ने डियर को बताई थी। दरअसल स्कूल के दिनों में एक बार जेन ने सनी को बॉल से हिट किया था और ये कर वो उसका मजाक उड़ा रही थी। इवन उसी दिन पूरे स्कूल में उसका नाम कुची फेमस हुआ था। पर यह सब कुछ बस एक तरफ की कहानी है। असलियत में जेन को अपने भाई को बेहोश देख बहुत रोना आ रहा था एंड जब तक उसे होश नहीं आता तब तक वो रो ही रही थी, क्योंकि भले वो जितना भी बुरा हो पर वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती। यही नहीं, आज तक जितना कुछ उसने सनी को कहा था वो बस इतना ही चाहती थी कि सनी समझदार हो जाए। और रियलिटी में वो उस पर बहुत प्राउड फील करती थी, क्योंकि जो भी हो वो था तो उसका भाई ही। फिर सनी को रियलाइज़ होता है कि उसका ये इग्नोरेंट एटीट्यूड सही नहीं है और वो जापान चला आता है अपनी बहन जेन से मिलने। और वहाँ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था, क्योंकि जेन की बेटी जन्म ले चुकी थी और वह सनी को देख वो बच्ची उसे ही देखे जा रही थी एंड जेन भी उसे देख काफ़ी खुश थी। वहीं सनी जेन के बड़े बेटे रियो चैन से कहता है, तुम अब एक बड़े भाई बन चुके हो तो सब कुछ सही से करना। बट रियो उसकी बातें नहीं समझ पाता और वो जेन से इस बारे में पूछ रहा था, अंकल क्या कह रहे हैं मम्मा? और ये सुनते ही सनी रो पड़ता है, क्योंकि रियो में वो खुद के बचपन को देख पा रहा था और वो वहाँ पे बहुत रोता है, क्योंकि इतने साल उसने यूं ही वेस्ट करती है। और जेन भी उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है और वहाँ उन दोनों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही है और यहाँ किसी से गुस्सा रहकर क्या ही मिल जाएगा। और ये देख ऐसा लग रहा था कि उनका बचपन दोबारा जाग उठा हो एंड बिल्कुल पहले की तरह दोनों कैच प्रैक्टिस करे थे एंड दोनों बहुत हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी जो शुरू तो एक कॉमेडी फिल्म की तरह होती है,
पर इसका अंत किसी इमोशनल फिल्म से कम नहीं था। और हमें इससे एक इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो किसी से गुस्सा रहकर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए खुशी से हमें ज़िंदगी बितानी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।